Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I welcome you all in my 21st video lecture. In this lecture, we are going to discuss the remaining topic from the chapter water. As I discussed yesterday I told you about the ocean circulation, in which we discussed about the waves, tides and ocean currents. So today we are going to discuss waves, tides and ocean currents. ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि आप समुद्र किनारे बीच पर खेल रहे हैं क्या बॉल से, और एक्सीडेंटली क्या होता है कि आपकी बॉल पानी के अंदर चली जाती है। आप क्या देखते हैं कि पानी में लहरें आ रही हैं जो आपकी बॉल को वापस क्या करती है, किनारे पर सी शोर पर फेंक देती है। ऐसा क्या हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ वेव्स। तो लेट मी डिफाइन यू व्हाट आर वेव्स। ओके स्टूडेंट्स, वेव्स when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, यानी कि पहले राइज होता है फिर फॉल होता है, दे आर कॉल्ड वेव्स। नाउ द क्वेश्चन कि हाउ आर वेव्स फॉर्म्ड, यानी जो वेव्स हैं वो किस तरह होती हैं। तो वेव्स फॉर्म्ड जस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ विंड्स। सपोज कीजिए कि ये है आपकी वेव्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि इस तरफ से जो विंड्स आ रही है ये आपका सीशोर, तो जो विंड इसके ऊपर वर्क कर रही है सरफेस के ऊपर, ये इस वाटर को पुश कर रही है इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ये आपका सीशोर, ये पानी यहाँ तक आता है, टकराता है और फिर वापस लौट जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस डायग्राम, वेव्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स। अगर विंड स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्गर विंड, वेव्स कैसी होंगी? बिगर। अगर विंड स्ट्रॉन्ग हुई तो वेव्स होंगी बिग। ओके, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, दीज मे कॉज ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन। अब सपोज जब स्टॉर्म यानी तूफान जब आता है तो उसमें हवा बहुत तेजी से रहती है, और जब तेज हवा बहेगी तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग जितनी विंड होगी उतना ही वेव्स बड़ी होती जाएंगी। तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा डेस्ट्रक्टिव होंगी। यानी स्टूडेंट थिंक अबाउट दैट, आपने देखा है कि जो अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है या फिर लैंडस्लाइड, ये कितनी ज़्यादा डेस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। सपोज अगर ये जो एक्टिविटीज़ हैं या ये नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, अगर ये अंडर वाटर किसी बिग वाटर बॉडी के अंदर होती हैं तो ये कितना डेस्ट्रक्टिव होगा। इसके होने से वहाँ पर क्या हुआ, ह्यूज टाइडल वेव्स फॉर्म होंगी, और वो वेव्स इतनी डिस्ट्रक्टिव होंगी कि वो आसपास की जितनी भी चीज़ें यानी दे कैन क्रिएट बिग लॉस टू द ह्यूमन लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। ओके, इस तरह की वेव्स को हम कह सकते हैं सुनामी। ये जो इससे जो वेव्स फॉर्म होंगी वो करीब 15 मीटर तक हाई हो सकती हैं। ऑन रिकॉर्ड ऐसा हमने देखा है पास्ट में कि 150-100 मीटर, यानी आप लगा सकते हैं 150 मीटर ऊंची वेव्स तक देखी गई हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी ऊंची, जैसे ज़मीन से मैं खड़ा हूँ तो इट इज़ जस्ट ओनली 1 और 2 मीटर, लेकिन वो वेव्स 150 मीटर ऊंची तक हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात थी हाइट की, जो कि 50 मीटर टू 150 मीटर था। अगर मैं बात करूँ वेव्स की स्पीड की, तो इस तरह जो ये टाइडल वेव्स होती हैं डेस्ट्रक्टिव, इनकी स्पीड करीब 700 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में इस तरह का सुनामी आया था, तो वहाँ पर जो वेव्स थी उनकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर थी, और इसमें जो वेव्स की ऊंचाई की हाइट मैंने बताया वो करीब 51 मीटर थी, यानी कि नियरली 167 फीट। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, और इससे इंडिया में भी काफ़ी नुकसान हुआ। जो तमिलनाडु कोस्ट है या तमिलनाडु में काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन हमने फेस किया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। तो क्या हुआ कि जो एक इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार में, वो इसके बाद जलमग्न यानी सबमर्ज हो गया, पानी के अंदर छिप गया, क्योंकि वहाँ वाटर लेवल इसके बाद इतना बढ़ गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात की अभी हमने वेव्स के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, टाइड, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। यानी ओशन में जो रिदम मैनर में क्या होता है, वाटर राइज और फॉल होता है, उसे हम कहते हैं टाइड। टाइड्स दो तरह की हैं, हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड से मीन्स क्या है कि जो ओशन में वाटर का लेवल है वो ऊंचा हो जाता है हाई टाइड में, और जब टाइड्स लो होती हैं तो क्या होता है, वाटर लेवल डाउन हो जाता है। टाइड्स की टू टाइप्स क्या बताया आपको, हाई टाइड और
लो टाइड। हाई टाइड को हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं और ऐसा हम कहते हैं नीप टाइड। Okay students, so now let's understand how are tides formed. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. तो बच्चों क्या है कि इसे हम डायग्राम में समझते हैं। सपोज ये है अर्थ, ये मून और ये सन। हालांकि सन एक बिगर बॉडी है तो उसका ग्रेविटेशन पुल भी ज़्यादा होगा। मून एज कम्पेयर टू सन छोटा है, अर्थ से भी छोटा है, अर्थ का सैटेलाइट है। लेकिन जितना सन अर्थ से दूर है इस वजह से इसका जो ग्रेविटेशन पुल है वो लेस इफेक्टिव है, क्योंकि जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतना क्या होगा, ग्रेविटेशन पुल कम हो जाएगा। एज कम्पेयर टू दिस वन मून अर्थ भी क्लोजर है। तो यहाँ क्या है कि अर्थ पर जो वाटर है, जैसे मैं बता दूँ कि चार पास जो अर्थ के पानी है उसमें अगर मून के ग्रेविटेशन पुल से क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो जो ये टाइड्स फॉर्म होते हैं कैसे, सन और मून के ग्रेविटेशन पुल की वजह से। During the full moon and the new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. As I told you कि जब सन, मून एंड अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं तो क्या होता है, उस दौरान टाइड जो बनती है वो हाईएस्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू डायग्राम्स। ये है सन, ये है मून और ये है अर्थ। और एक और कंडीशन, ये है सन, ये है अर्थ और ये है मून। इन दो कंडीशन में क्या होगा कि जो टाइड्स जनरेट होंगी वो हाईएस्ट होंगे। अब ये हाई टाइड कैसे बने ये समझते हैं। देखिए ये सन का ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, और मून भी सब तरफ खींच रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, जो अर्थ की तरफ वाटर है यहाँ पर टाइड्स बनेगी हाई। इस केस में जब अर्थ बीच में है तो मून उस तरफ खींच रहा है इस वाटर को जो अर्थ की चारों तरफ से, और इधर सन उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस दौरान में क्या हुआ, जो टाइड्स बनेंगे वो हाई टाइड्स होंगे। बच्चों ये था हाई टाइड्स। नाउ talk about low tides. But when the moon in its first and last quarter, the ocean water gets drawn diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth, resulting in the low tides. तो इससे क्या होता है, जो टाइड्स जनरेट होंगी वो होंगी लो टाइड्स या फिर नीप टाइड्स। अब ये होता कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। ये है सन, ये है अर्थ और ये है मून। अब क्या है, सन जो अर्थ की चारों तरफ वाटर है, सन क्या है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मून इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगेन सन क्या है, मैंने बताया था कि अर्थ से सन की दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मून इससे क्लोजर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये मैंने जो यहाँ बड़ा किया है इसे वो इसलिए कि क्या है, पानी उठ रहा है, टाइड्स बन रही, क्योंकि मून का अट्रैक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू द सन। तो इस वक्त इस कंडीशन में जो टाइड्स फॉर्म होती हैं वो होती हैं लो टाइड्स, जिन्हें हम कहते हैं नीप टाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let's talk about ocean currents. Ocean currents are streams of water flowing constantly in definite direction. यानी कि ओशन करंट्स क्या है, इसे कहते हैं समुद्र में बहने वाली धाराएं जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करती हैं, आइदर पोलर टू इक्वेटर और इक्वेटर टू पोलर रीजन। Ocean currents are of two types, warm and cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and the move towards the poles. मैं उसको समझाता हूँ डायग्राम में। अर्थ है, ये इसका पोलर रीजन है और ये है इक्वेटर, जो कि हम मानते हैं इमेजिनरी लाइन। जो वार्म करंट है क्या है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन गर्म होता है तो यहाँ से जो करंट जाएंगे इस तरफ पोलर रीजन की तरफ, वो कैसे होंगे, वो धाराएं होंगी वार्म। और जो ओशन करंट्स आ रहा है पोलर से इस तरफ इक्वेटर की तरफ, वो कैसे होंगे, कोल्ड। क्योंकि जानते हैं ये फिजिड होता है जब हुआ तो यहाँ बर्फ है, तो यहाँ से जो पानी होगा ठंडा, तो वो क्या करेगा, जो करंट्स क्रिएट करेगा वो होंगे, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने वाले होते हैं वार्म करंट और पोल से इक्वेटर तरफ आने वाले होते हैं कोल्ड करंट्स। तो बच्चों ये जो है, ये है आपका कोल्ड करंट यानी कि ठंडी धारा, और जो ये है वार्म। कोल्ड करंट का एग्जांपल है लैब्राडोर ओशियन, और जो ये हॉट करंट का एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम। ओके, अब जो ओशन करंट्स है ये वहाँ के आसपास जो इनकी वाटर जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है ये वहाँ की टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपको बताया था कल वीडियो में
कि सपोज कीजिए जैसे कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर जिस तरह की हवाएं बहेंगी या जिस तरह का पानी रहेगा तो वहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है, एरिया है, वो वैसे ही वहाँ का मौसम जो है वो इन्फ्लुएंस होता रहेगा। वन मोर थिंग, आपने देखा कि कुछ करंट्स जा रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, कुछ करंट आ रहे हैं पोल से इक्वेटर की तरफ, तो ये आपस में मिलते भी हैं और जहाँ ये मिलते हैं तो वो एरिया बेस्ट होता है किसके लिए? फिशिंग के लिए। ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जहाँ ये कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वेपर क्रिएट होता है गर्म पानी में, उससे क्या होता है वो फॉगी हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉगी, यानी कि वहाँ पर विजिबिलिटी, वेपर क्रिएट होने में क्या होता है विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पर वो नेविगेशन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स गिवन दिस चैप्टर। वेरी सून आई विल मीट यू विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, good take care of yourself. Thank you.